बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 के लेक्चर 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, होम्योस्टेसिस एंड एडॉप्टेशन। आज हम स्पेशली समझेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होती है, बॉडी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल कैसे रखती है और फीडबैक मैकेनिज्म्स इस प्रोसेस में किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इस लेक्चर की कंप्लीशन के बाद आप होम्योस्टेसिस को डिफाइन कर सकेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम फीडबैक मैकेनिज्म और उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में किस तरह हेल्प करते हैं। और ये सिर्फ हम समझेंगे नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकली हम इसको नहीं समझेंगे, बल्कि इसको हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो लेक्चर के एंड तक आपको सिर्फ डेफिनेशंस ही नहीं बल्कि कंप्लीट मैकेनिज्म समझ आ जाना चाहिए। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, होम्योस्टेसिस। सबसे पहले वर्ड को समझते हैं। होम्यो का मतलब है सेम और स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग। तो होम्योस्टेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रिलेटिवली स्टेबल कंडीशन में मेंटेन करना। स्लाइड्स के अकॉर्डिंग होम्योस्टेसिस इज द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल एनवायरनमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस, यानी बाहर एनवायरनमेंट में चेंजेस हो सकती हैं लेकिन बॉडी अपने इंटरनल कंडीशंस को स्टेबल रखने में उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। होम्योस्टेसिस बॉडी की सेल्फ रेगुलेशन भी है जो स्टेबल इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करती है, और ये नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग और सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि इसेंशियल पॉइंट है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो बॉडी सिंपली अपना टेम्परेचर अनकंट्रोल इंक्रीज नहीं होने देती। बॉडी स्वेटिंग जैसे मैकेनिज्म्स यूज़ करती है, यानी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको पसीने आ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली बॉडी का अपना एक होम्योस्टेटिक कंडीशन है जिसमें बॉडी अपने जो इन्वायरमेंट है, अपना जो टेम्परेचर है, उसको अनकंट्रोलेबल इंक्रीज नहीं होने देती बल्कि उसको बैलेंस करती है। इसको फिर हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज़ कर सकती है, जिस तरह गर्मी होती है तो स्वेटिंग जैसे मैकेनिज्म्स वो यूज़ करती है। हमारी बॉडी कंटिन्यूसली अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मॉनिटर करती है और उसको रेगुलेट कर रही होती है। होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस। अब स्लाइड पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस। इसका मतलब है होम्योस्टेसिस में डिस्टरबेंस, यानी जब बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट का नॉर्मल जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाती तो होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस डेवलप हो सकता है, जो कि डिजीज का सबब भी बन जाएगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात की है कि ये जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नर्ड ने 1865 में डिस्क्राइब किया और बाद में वाल्टर कैनन ने 1926 में इस कॉन्सेप्ट के लिए टर्म होम्योस्टेसिस यूज की। सो रिमेंबर, क्लॉड बर्नर्ड 1865, वाल्टर कैनन 1926। ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी काम आएगा। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की, यानी कि ये हमारे पास सबसे पहला और मेन क्वेश्चन है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि होम्योस्टेसिस को इफेक्ट करेंगे। स्लाइड्स में डिफरेंट जो है फैक्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी बाहर के इन्वायरमेंट में चेंजेस। सेकंड है इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जो इंटरनल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। थर्ड है हार्मोनल सिग्नल्स, हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये अभी हम होम्योस्टेसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस फैक्टर्स को जस्ट एमसीक्यूज के लिए इसका थोड़ा थोड़ा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि फिर यहाँ ये इसमें क्या होगा कि हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। अगर आपको इस एक एक फैक्टर पर डिटेल लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। टॉपिक की तरफ आते हैं। फोर्थ फैक्टर है बॉडी के फीडबैक मैकेनिज्म्स। फीडबैक मैकेनिज्म्स बॉडी को चेंजेस डिटेक्ट करने और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देने में हेल्प करते हैं। स्लाइड्स में कुछ और फैक्टर्स भी दिए गए हैं, जिस तरह डिजीज,
स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, इंजरी, डिहाइड्रेशन, जेनेटिक फैक्टर्स और आउटसाइड टेम्परेचर। तो याद रखें, होम्योस्टेसिस एक फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है। बॉडी को कंटिन्यूसली डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, और ये जो इसकी एडजस्टमेंट होती है ये इसको होम्योस्टेसिस यानी कि बैलेंस कंडीशन की तरफ लेकर चली जाती है। अब इस चीज में यानी कि होम्योस्टेसिस में हमारे पास टू मेजर सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। इस स्लाइड में हमने उन दो का सिर्फ नाम ऐड किया है, अब हम इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं। ये बॉडी के बहुत से इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट करता है, यानी ऐसे फंक्शंस जिन्हें हम नॉर्मली कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इसलिए जब हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं, नर्वस रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड डायग्राम के थ्रू समझते हैं, बिकॉज ये डायग्राम होम्योस्टेसिस का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट शो कर रहा है। डायग्राम में सबसे पहले लिखा है स्टिमुलस, यानी कि इनपुट इनटू द सिस्टम, यानी सिस्टम में कोई भी चेंज प्रोड्यूस होता है उसके बाद एरो हमें लेकर जाता है रिसेप्टर्स की तरफ। डायग्राम में रिसेप्टर की एग्जांपल फ्री नर्व एंडिंग इन द स्किन दी गई है। रिसेप्टर का काम है चेंज को डिटेक्ट करना, उसके बाद इंफॉर्मेशन जाती है यानी स्टिमुलस से आया रिसेप्टर की तरफ, फ्री नर्व एंडिंग्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू स्टिमुलस का जो है सिग्नल आया। वो इंफॉर्मेशन कहाँ चली गई? इंटीग्रेटर के पास। डायग्राम में इंटीग्रेटर की एग्जांपल ब्रेन दी गई है। यह देखें, सच एज दी ब्रेन। इंटीग्रेटर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि क्या रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है। फिर इंफॉर्मेशन जाती है इफेक्टर के पास। इफेक्टर की एग्जांपल्स में हमारे पास मसल या ग्लैंड्स आ जाते हैं। इफेक्टर एक्चुअल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है और फिर हमें मिलता है रिस्पॉन्स। इफेक्टर ने जो रिएक्शन दिया उसको फिर हम कहते हैं रिस्पॉन्स सिस्टम्स आउटपुट। अब डायग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये जो रिस्पॉन्स है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्पॉन्स का जो इफेक्ट होगा वो दोबारा सिस्टम में फीडबैक के फॉर्म में रिटर्न होता है। डायग्राम स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करती है कि नेगेटिव फीडबैक में रिस्पॉन्स ओरिजिनल स्टिमुलस के इफेक्ट को कैंसल या कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी बॉडी के गोल है कि चेंज को अपोज करके सिस्टम को स्टेबल कंडीशन की तरफ वापस लाया जाए। तो इस डायग्राम का कंप्लीट सीक्वेंस है स्टिमुलस, रिसेप्टर, इंटीग्रेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स एंड देन फीडबैक। इस सीक्वेंस को अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि ये पूरे लेक्चर की एक बुनियाद है। अगर आप ये डायग्राम समझ जाते हैं, इट मीन्स कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया। अब प्रीवियस डायग्राम के कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं, यानी कि वो डायग्राम तो हमने जस्ट कंपोनेंट्स याद करने के लिए इसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अब हम इन कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं। रिसेप्टर। रिसेप्टर इन्वायरमेंट में होने वाली स्टिमुलाई या चेंजेस को डिटेक्ट करता है और ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को सेंड कर देता है। सो रिसेप्टर का क्या काम होगा? डिटेक्ट्स दी चेंजेस। देन वो जो उसने इंफॉर्मेशन ली है वो भेज देगा कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, ये इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, सेट पॉइंट करेंगे, यानी जो डिजायर्ड वैल्यू होगी उसको सेट करेंगे। डिजायर्ड वैल्यू वो वैल्यू होगी जो कि रिस्पॉन्स को आगे फ्यूचर में शो करेगी कि अब ये जो हमारे पास स्टिमुल आए हैं इसका क्या मकसद है, मतलब ये हमसे क्या चाहता है कि ये जो बॉडी में होने वाली जो कंडीशन है वो उसको कम करनी है या उसको ज़्यादा करनी है। तो ये बेसिकली हमारे पास कंट्रोल सेंटर करता है। देन तो हमारे पास जो है आती है इफेक्टर। कंट्रोल सेंटर ने एनालाइज और डिसाइड तो कर लिया, अब इफेक्टर कंट्रोल सेंटर के जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देगा, अपना रिस्पॉन्स करेगा।
इफेक्टर स्टिमुलस को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि उस स्टिमुलस को कम भी कर सकते हैं, जिसको फिर हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक, और या उसको ज्यादा भी कर सकते हैं, जिसको फिर हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। सो इफेक्टर का क्या मतलब होगा? जो कि रिस्पॉन्स को कैरी आउट करता है। एक लाइन में अगर हम इन प्रोसेस को याद करने की कोशिश करें तो रिसेप्टर डिटेक्ट्स, कंट्रोल सेंटर डिसाइड्स एंड इफेक्टर रिस्पॉन्ड्स। ये आप लोग जो मैंने अभी बोला है इसको आप लोग अपने साथ नोट कर लें, तो आपको ये वाला जो प्रोसेस है उसको आप शॉर्ट टर्म में भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीडबैक लूप डायग्राम। इस डायग्राम को बहुत एहतियात के साथ समझें। यहाँ एक कंप्लीट फीडबैक लूप शो किया गया है, जिसका स्टार्ट होता है स्टिमुलस से। अब स्टिमुलस कहाँ से आता है? कि जब बॉडी का जो होम्योस्टेटिक बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाए, तो स्टिमुलस क्या करेगा? वो चेंजेस को डिटेक्ट करेगा, यानी किसी भी वेरिएबल में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो रही है, तो इस स्टेट को इम्बैलेंस स्टेट कहा जाएगा और ये स्टिमुलस इसको डिटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद ये जो चेंज है इसको रिसेप्टर के साथ भेज दिया जाएगा। स्टिमुलस जो है वो चेंजेस आ गई जो कि उसने इम्बैलेंस्ड होम्योस्टेसिस से उसने ली, और फिर उन चेंजेस को आगे डिटेक्ट किया गया रिसेप्टर की मदद से। रिसेप्टर चेंज को डिटेक्ट कर लिया और उसने उस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेज दिया? कंट्रोल सेंटर्स के पास उसने उसको भेज दिया। तो अब इस रिसेप्टर में जो इंफॉर्मेशन थी वो किस तरीके से गई, किस रास्ते से गई, उसको हम कहते हैं एफरेंट पाथवे। यानी रिसेप्टर ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो कंट्रोल सेंटर को सेंड कर दी गई। अब क्या है हमारे पास? आउटपुट टू इफेक्टर। कंट्रोल्स, ये देखिए ये जो हमारे पास आउटपुट था एफरेंट पाथवे के थ्रू आया, अब ये इस कंट्रोल सेंटर से जाएगा इफेक्टर की तरफ। कंट्रोल सेंटर जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसने उसको प्रोसेस किया और फिर उसने डिसाइड किया, इफेक्टर्स ने डिसाइड किया कि अब कौन सा रिस्पॉन्स करना है। तो आउटपुट का क्या मतलब हुआ? कि वो जो इंफॉर्मेशन थी अब वो क्या हो जाएगी? ई फ्रेंड, यानी ई जो वाला पाथवे है उसके थ्रू वो इफेक्टर के पास जाएगी। जब वो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर की तरफ जा रही थी तो वो एफरेंट पाथवे की तरफ जा रही थी, और जब वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल सेंटर से दूर जा रही थी इफेक्टर के पास तो वो इफरेंट पाथवे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसके एक एक वर्ड को समझना है। तो अब क्या होगा कि वो जो इंफॉर्मेशन थी वो इफरेंट पाथवे के थ्रू वो इफेक्टर तक गई, कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक वो पहुंच गई। अब इफेक्टर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। डायग्राम में लिखा है रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर फीड्स बैक टू इन्फ्लुएंस मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस एंड रिटर्न्स वेरिएबल टू होम्योस्टेसिस। यानी इफेक्टर का रिस्पॉन्स ओरिजिनल स्टिमुलस की इंटेंसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा और उस वेरिएबल को दोबारा से होम्योस्टेसिस की तरफ ले आएगा। चाहे तो उसने उस जो चेंज है उसको यार ज्यादा कर दिया है या कम किया है, लेकिन उसका मेन गोल क्या होगा? वो जो वेरिएबल है जिसमें चेंज आया है उसको होम्योस्टेसिस कंडीशन में वापस ले आना। अब ये इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस फीडबैक लूप, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। कंटिन्यूसली होम्योस्टेसिस में डिफरेंट फैक्टर्स के ज़रिए उसमें चेंजेस आ रहे हैं और फिर वो पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए आखिरकार इफेक्टर उसको जो है वो होम्योस्टेटिक बैलेंस में जो है वो ले आएगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है। पिछले में हमने रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर को याद किया था। अब इसमें इस डायग्राम के थ्रू बहुत सी चीज़ें ऐड हुई हैं, तो इसका सीक्वेंस अब इस तरह होगा। ये अपने पास रख लें, लिख लें उसको। स्टिमुलस, उसके बाद रिसेप्टर, एफरेंट पाथवे, कंट्रोल सेंटर, efferent pathway, effector, response and then homeostasis। अब बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट मेजर टाइप आती है वो है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस में सबसे कॉमन टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म है। इसका बेसिक पर्पस है डिविएशन फ्रॉम द सेट पॉइंट, और उसको क्या करना, यानी जो सेट पॉइंट से डिविएशन हुआ है, एक चीज है, एक वैल्यू सेट है, अब उस वैल्यू से जब चीज ज्यादा हो जाए
और उस प्रोसेस के थ्रू जो है उस चीज़ को कम कर दिया जाए, तो वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होगा। अगर कोई वेरिएबल नॉर्मल सेट पॉइंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, अब फॉर एग्जांपल इंक्रीज हुआ है, तो नेगेटिव फीडबैक उस चेंज को अपोज करेगा। अगर तो वो चीज़ ज़्यादा हो रही थी तो उसको कम कर देगा, और अगर वो चीज़ कम हो रही थी तो उसको ज़्यादा कर देगा। तो ये हमारे पास सबसे मेजर टाइप में आती है। स्लाइड के अकॉर्डिंग जब इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज होता है, सेंसर्स उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं और इफेक्टर्स जैसे मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, उनको सिग्नल मिल जाता है, तो वो ओरिजिनल चेंज को रिवर्स करने में हेल्प करते हैं। नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल्स हैं बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। अब इसको याद करने की सिंपल ट्रिक ये है कि आप लोग ये जहन में रखें कि नेगेटिव फीडबैक का मतलब होगा ओपोज द चेंज, यानी उस चेंज के खिलाफ लड़ना, या उसको कम करना या उसको ज्यादा करना। अब टेम्परेचर रेगुलेशन यानी कि इसके फर्स्ट एग्जांपल को अगर हम डिस्कस करें, स्लाइड के अकॉर्डिंग स्टिमुलस क्या है? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। रिसेप्टर क्या है? स्किन या हाइपोथैलेमस जिसमें मौजूद है टेम्परेचर रिसेप्टर्स, ये उस जो राइज टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। फिर टेम्परेचर का जो कंट्रोल सेंटर है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस सेट पॉइंट को कंसिडर करता है और इफेक्टर्स को सिग्नल भेज देगा। अब इसके इफेक्टर्स कौन से हैं? स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे? स्वेटिंग को रिलीज कर देंगे। स्वेट स्किन सरफेस पर एवापोरेट होती है और बॉडी को कूल करने में हेल्प कर लेगी। तो अब रिस्पॉन्स क्या आएगा कि बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और जब टेम्परेचर नॉर्मल रेंज की तरफ आता है, फीडबैक लूप इनहिबिट हो जाती है, यानी कि जब चेंज आएगा एक्टिवेट हो जाती है। जब ये बैलेंस्ड हो जाए, होम्योस्टेटिक कंडीशन में बॉडी आ जाए, तो ये जो हमारे पास फीडबैक लूप है ये ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाते हैं। तो इसका कंप्लीट सीक्वेंस है: टेम्परेचर इंक्रीजेस, receptors detect the rise, hypothalamus coordinates the response, sweat glands release sweat, evaporation cools the body, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये नेगेटिव फीडबैक है क्योंकि रिस्पॉन्स ओरिजिनल इंक्रीज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। अब यही जो जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन की गई है। तो आई होप अभी आप लोगों को ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब नेगेटिव फीडबैक के सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पर आते हैं, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। स्लाइड के अकॉर्डिंग मील के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, यानी कोई भी हम खाना खा लें तो उसके बाद जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। तो अब इसका स्टिमुलस कौन सा हुआ? राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आफ्टर अ मील, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब इसके रिसेप्टर्स हैं पेंक्रियाटिक सेल्स, जो कि एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज को डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल सेंटर की तरफ जाएंगे। तो जो पेंक्रियास है वो क्या करेगा? वो इंसुलिन को रिलीज कर देगा। तो अब ये जो बॉडी सेल्स हैं, ये जो हमारे पास जो इफेक्टर्स हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो जो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको टेकअप कर देंगे। और जो हमारे पास इसके रिस्पॉन्स में जो ग्लैंड शामिल हैं, जिस तरह हमारे पास पेंक्रियाटिक एक ग्लैंड है, तो वो क्या करेगा? पेंक्रियाटिक सेल्स एज अ रिसेप्टर्स भी इस लेवल पे काम कर रहे हैं और एज अ कंट्रोल सेंटर भी वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पेंक्रियास बजाते खुद हमारे पास एक ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्स में इंसुलिन को रिलीज कर देगा। वो जो इंसुलिन है ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को टेकअप कर देगी, और क्या होगा, जो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है लिवर, वो उस जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देगा। तो रिस्पॉन्स क्या आएगा कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है, इंसुलिन का जो रिलीज हो रहा था उसके रिस्पॉन्स में, तो वो भी बंद हो जाएगा। तो अगर हम इसके सीक्वेंस को याद रखें, तो ब्लड ग्लूकोज राइजेस, pancreas respond, insulin is released, cells take up glucose and liver stores glucose as glycogen, और उसके रिस्पॉन्स क्या आएगा? ब्लड ग्लूकोज डिक्रीजेस। ये नेगेटिव फीडबैक है बिकॉज रिस्पॉन्स ब्लड ग्लूकोज को इनिशियल इंक्रीज को वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है।
अब ये जो हमने इससे डिस्कस किया है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो किस तरह होगा कि जब हमारे पास जो ग्लूकोज है वो बढ़ जाएगा, तो जो हमने डिस्कस किया कि पेंक्रियास जो है रिस्पॉन्स भी शो करेगा, उसको डिटेक्ट भी करेगा, कंट्रोल सेंटर का फंक्शन भी करेगा। तो जिसके नतीजे में जो है वो कुछ ग्लूकोज लेवर ले लेगा, उसको ग्लाइकोजन में कर लेगा, और कुछ जो है वो बॉडी सेल्स उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो इससे ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसके ऑपोजिट क्या होगा कि अगर तो जो हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज है वो अगर कम हो जाए, इसके नतीजे में जो पेंक्रियास है वो इंसुलिन की बजाय ग्लूकेगोन को जो है वो रिलीज करेगी। लिवर जो है ग्लाइकोजन को तोड़कर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो हाई हो जाएगा। तो ये दोनों नेगेटिव फीडबैक लूप्स हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्टिमुलस के चेंज को अपोज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। ये हमारे पास फीडबैक की सेकंड टाइप है, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक से डिफरेंट होता है। नेगेटिव फीडबैक चेंज को अपोज करता है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक ओरिजिनल चेंज को एम्पलीफाई कर सकता है, रीइंफोर्स करता है, इन्हेंस करता है या एक्सेलरेट करता है। जो भी आप इस बात को समझ जाएं, लेकिन जो उस चेंज को ज़्यादा करेगा वो पॉजिटिव फीडबैक होगा। यानी इनिशियल चेंज के रिस्पॉन्स में ऐसा रिस्पॉन्स डेवलप होता है जो कि उसी चेंज को और स्ट्रॉन्गर बनाता है। स्लाइड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव फीडबैक अक्सर उन प्रोसेसेस में एसोसिएटेड होता है जो रिलेटिवली क्विकली कंप्लीट होने चाहिए। इसके एग्जांपल्स हैं ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग एन इंजरी और ऑक्सीटोसिन रिलीज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव फीडबैक contracts the change and positive feedback amplifies the change। अब पॉजिटिव फीडबैक का फर्स्ट एग्जाम्पल है चाइल्ड बर्थ, यानी कि चाइल्ड बर्थ में जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम स्लाइड के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस की बात करें, तो इस प्रोसेस में रिसेप्टर कौन है? सर्विक्स में प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर्स बेबी के हेड की वजह से होने वाले प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। अब इसका कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन है, जिसमें स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड उस प्रेशर के रिस्पॉन्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। यूटेराइन मसल्स यहाँ पर एज अ इफेक्टर रोल अदा करेंगे, यानी कि ये उसके इफेक्टर्स हैं। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बेबी को बर्थ कैनाल में फर्दर पुश करते हैं। और यहाँ पॉजिटिव फीडबैक का इम्पोर्टेंट पार्ट समझिए। बेबी नीचे मूव करता है, सर्विक्स पर प्रेशर इंक्रीज होता है, सिग्नलिंग ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और बेबी और नीचे की तरफ मूव करता है। यानी इनिशियल चेंज फर्दर चेंज को एम्पलीफाई कर रहे हैं। इसी वजह से ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। अब इसी प्रोसेस को अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें, डायग्राम में सबसे पहले बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स को पुश कर रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास सर्विक्स है, तो ये जो बेबी का हेड है ये सर्विक्स को पुश कर रहा है। इस प्रेशर की वजह से जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो सर्विक्स से जो सिग्नल्स है उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं ब्रेन की तरफ। अब सर्विक्स के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे हैं और नर्व इम्पल्सेस ब्रेन तक सेंड हो रहे हैं। नेक्स्ट में क्या होगा? जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट करेगा मिच्योरिटी ग्लैंड को, ताकि वो ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करे। ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दोबारा से जो है वो हमारे पास कहाँ पर आएगी? यूट्रस तक वापस आ जाएगी। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस तक ट्रेवल कर लेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस है उसको मज़ीद स्टिमुलेट करेगी और बेबी को सर्विस की तरफ पुश कर देगी। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती हैं और बेबी फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। इससे सर्विक्स पर प्रेशर और इंक्रीज होता है और फिर ये इंक्रीज जो प्रेशर है ये दोबारा से ब्रेन को सिग्नल करता है। तो दो डायग्राम एक सर्कुलर लूप शो करता है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो एक एक स्टेप्स जो हमने डिस्कस किया, तो ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जो कि एक सीक्वेंस को शो कर रही है।
बेबी जो है वो सर्विक्स को पुश करता है, नर्व इम्पल्सिस ब्रेन को जाती हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, ऑक्सीटोसिन यूट्रस तक पहुंचती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मजीद स्ट्रांग होती है, बेबी की जो मूवमेंट है वो फर्दर डाउन चली जाती है और सर्वाइकल प्रेशर मजीद इंक्रीज होता है। ये लूप चाइल्ड बर्थ कंप्लीट होने तक कंटिन्यू होती है। दैट्स व्हाई इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि है ब्लड क्लॉटिंग। अगर हम स्लाइड्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर रिसेप्टर्स का रोल जो है वो प्लेटिलेट्स और वो डैमेज टिश्यूज यानी वो जो ब्लड वेसल जिसमें ब्रेक आया है, जिसमें इंजरी आया है, वो क्या करेगी, वो एज अ रिसेप्टर रोल करेगी और उस चेंज को डिटेक्ट करेगी। और इसमें कंट्रोल सेंटर क्या होगा कि ये जो प्लेटिलेट्स हैं ये केमिकल सिग्नल्स रिलीज करती हैं जो कि प्लेटिलेट्स को मज़ीद एक्टिवेट करेंगी, यानी कि और ज़्यादा प्लेटिलेट्स को एक्टिवेट करेंगी। साथ ही जो कोगुलेशन कास्केड है ब्लड प्लाज्मा वो भी इनिशिएट हो जाएगा। इफेक्टर्स में क्या होगा, जो प्लेटिलेट्स हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये इफेक्टर्स के तौर पर काम करते हैं और इंजरी की साइट पर ब्लड क्लॉट फॉर्म करते हैं। यहाँ भी रिस्पॉन्स ओरिजिनल प्रोसेस को एम्पलीफाई करता है। एक प्लेटिलेट एक्टिवेट होता है, फिर केमिकल सिग्नल्स रिलीज होते हैं और मोर प्लेटिलेट्स एक्टिवेट्स होते हैं। सो मोर प्लेटिलेट्स एरो में किस सीक्वेंस पे आ जाएगा तो मोर क्लॉटिंग होगी, मोर स्ट्रॉन्गर क्लॉट फॉर्मेशन होगी। इसलिए जो ब्लड क्लॉटिंग है ये पॉजिटिव फीडबैक की एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसको भी अगर हम डायग्राम के थ्रू वन बाय वन यानी स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको समझें तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि या टेयर आ जाती है या ब्रेक आ जाती है ब्लड सेल के वाल में। ब्लड सेल्स जो है ब्लड वेसल वो इंजर हो जाएगा। इस इंजरी से फीडबैक साइकिल इनिशिएट होता है। अब सेकंड स्टेप में क्लोटिंग अकर्स एज प्लेटिलेट्स एडहेयर टू द साइट एंड रिलीज केमिकल्स, यानी प्लेटिलेट्स इंजर्ड एरिया पर अटैच होती हैं और केमिकल्स रिलीज करती हैं। स्टेप 3 में केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे जो कि मजीद प्लेटिलेट्स को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो है इस स्टेप का मकसद होगा एडिशनल प्लेटिलेट्स को इंजरी की साइट पर अट्रैक्ट करना। ये पॉजिटिव फीडबैक को कंटिन्यू करता है। तो स्टेप 4 में फाइनली क्या हो जाएगा, जो क्लॉटिंग है वो प्रोसीड करेगी जब तक वो जो ब्रेक हुआ है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल में जो ब्रेक आया है वो न्यूली फॉर्म क्लॉट से सील ना हो जाए। यानी क्लॉट ग्रेजुअली डेवलप होता है और ब्लड वेसल्स की जो ब्रेक होती है वो सील हो जाती है। जब इंजरी सील हो जाती है फीडबैक साइकिल एंड कर जाता है। तो अगर हम इस कंप्लीट डायग्राम को शॉर्ट स्टेप्स में याद करें तो ब्लड वेसल्स इंजरी, प्लेटिलेट्स अटैच, ये अपने पास नोट कर लें तो इससे आपको ये जो इतना बड़ा प्रोसेस है ये आपको शॉर्ट जो है नोट्स के तौर पर याद होगा। तो पहले स्टेप है ब्लड वेसल्स इंजरी, प्लेटिलेट्स अटैच्ड, केमिकल्स रिलीज्ड, मोर प्लेटिलेट्स अट्रैक्टेड, मोर क्लॉटिंग, ब्रेक सील, फीडबैक साइकिल एंड्स। ये पॉजिटिव फीडबैक का क्लियर एग्जांपल है बिकॉज द इनिशियल प्लेटिलेट रिस्पॉन्स causes further platelet activation and clotting। अब हम बात करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है और अभी भी इसको एक गो थ्रू हम देंगे ताकि आप लोगों की रिवीजन हो सके। होम्योस्टेसिस के 3 स्टेजेस हैं। स्लाइड में 3 स्टेजेस दिए गए हैं, सेंसिस, प्रोसेसिंग, रिस्पॉन्डिंग। और ये रिस्पेक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, वन बाय वन होते हैं, इसका मतलब है, ठीक है। रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम और इफेक्टर के थ्रू ये स्टेजेस कंटिन्यूसली वर्क करते हैं ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है, सेंसिंग इज इक्वल्स टू रिसेप्टर, प्रोसेसिंग इज इक्वल्स टू कंट्रोल सेंटर एंड रिस्पॉन्डिंग इज इक्वल्स टू इफेक्टर। अब इन 3 स्टेजेस को डिटेल में समझते हैं। सेंसिंग, सेंसिंग स्टेज में रिसेप्टर काम करता है। रिसेप्टर सेंसिंग एलिमेंट है जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। तो सेंसिंग इज इक्वल्स टू रिसेप्टर।
प्रोसेसिंग स्टेज में क्या होगा? कंट्रोल सेंटर काम करता है। कंट्रोल सेंटर को इंटीग्रेशन सेंटर भी कहा जाता है। ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसिंग इज इक्वल्स टू कंट्रोल सेंटर। रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्डिंग स्टेज में इफेक्टर काम करता है। इफेक्टर कंट्रोल सिस्टम यानी कंट्रोल सेंटर के कमांड्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है और ये रिस्पॉन्स स्टिमुलस को या तो इनहेंस करेंगे या अपोज करेंगे। सो रिस्पॉन्डिंग का मतलब है यानी इसका मतलब है इफेक्टर। अब इसको एक सिंपल 3 वर्ड फार्मूला की तरह याद करते हैं। रिसेप्टर सेंसेस, कंट्रोल सेंटर प्रोसेसेस एंड इफेक्टर रिस्पॉन्स। ये हमने इतनी ज़्यादा इस टॉपिक में डिस्कस कर लिया है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो। अब इस लेक्चर के रेफरेंसेस स्लाइड में मेंशन किए गए हैं। इस लेक्चर के रेफरेंसेस मटेरियल में हमारे पास रोजन विल्सन बुक है जिससे मैंने ये तमाम स्लाइड्स बनाए हैं। आप लोग इस बुक के रेफरेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने होम्योस्टेसिस और फीडबैक मैकेनिज्म्स को डिटेल में जो है वो समझा है। स्पेशली याद रखें रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स को, क्योंकि यही इस प्रोसेस की मेन बुनियादें हैं, मेन जो है वो फाउंडेशंस हैं। इसके अलावा हमने नेगेटिव फीडबैक जो फीडबैक लूप्स थी उसको हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर को एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा क्योंकि इसी टॉपिक के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज में ये कॉन्सेप्ट रिपीटेडली टेस्ट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। अल्लाह हाफिज़।